उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने कुछ कहना चाहा। तुमसे कहा है ना कि मीटिंग रूम में आओ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसका सर्द लहजा सुनकर ब्लैक ज़ीरो कांप उठा और हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा, क्योंकि इमरान ने उससे पहले कभी इस तरह सर्द लहजे में उससे बात नहीं की थी। सर सुल्तान का चेहरा भी बिगड़ा हुआ था और वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। ओके, ब्लैक ज़ीरो ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों मीटिंग रूम में मौजूद थे। हुआ क्या है, आप दोनों इस कदर परेशान क्यों हैं? ब्लैक ज़ीरो चंद लम्हे उन्हें हैरत से देखता रहा, फिर उससे रहा ना गया तो वो पूछ ही बैठा। वो हो गया है ताहिर बेटा, जिसका हमने कभी तस्वुर भी नहीं किया था, सर सुल्तान ने बुझे बुझे से लहजे में कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। X2 का राज फाश हो गया है, इमरान के ठहरे हुए लहजे में कहा। तो ब्लैक ज़ीरो पहले ना समझने वाले अंदाज में इमरान की तरफ देखता रहा, फिर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। इसका रंग यकलक तारीख हो गया। X2 का राज फाश हो गया? ये आप क्या कह रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। वही जो तुमने सुना है, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन ये कैसे हो गया? किसके सामने फाश हुआ है X2 का राज, और किसने किया है ये सब? ब्लैक ज़ीरो ने तेज तेज बोलते हुए कहा। उसके लहजे में बेपनाह परेशानी का अंसर था। ये गलती मुझसे हुई है ताहिर बेटा, सर सुल्तान ने कहा। फिर उन्होंने ब्लैक ज़ीरो को सारी तफसील बता दी। तफसील सुनकर ब्लैक ज़ीरो का अपना दिल टूटता हुआ मालूम हुआ। मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया? ब्लैक ज़ीरो ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। जो भी हुआ बुरा हुआ। तनवीर का वॉइस ट्रांसमीटर ऑन था, जिस पर फ्री फ्रिक्वेंसी ऑन थी और तमाम मेंबरान इनलिग्ड थे। इसलिए इन सबको मालूम हो चुका है कि X2 कौन है और ये सारा सेटअप कौन चला रहा था। इमरान ने कहा। अब क्या होगा? क्या अब हमें ये सारा सेटअप ख़त्म करना पड़ेगा? ब्लैक ज़ीरो ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि सारा सेटअप ख़त्म कर दें और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का वजूद ही ख़त्म कर दें, और अगर हम ये सेटअप बरकरार रखना है तो फिर हमें इंतहाई तलख और नापसंदीदा फ़ैसला करना पड़ेगा। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। नापसंदीदा फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? ब्लैक ज़ीरो ने थरथराते हुए लहजे में कहा, जैसे उसे अंदाज़ा हो गया हो कि इमरान का तलख और नापसंदीदा फ़ैसला क्या हो सकता है। मुतफन्ना के फैसले में लिखा गया है कि X2 का राज जानने वाला किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मुल्की मफाद और बका के लिए हम अब बड़ा एक कदम उठाने की ज़रूरत है, ऐसा कदम जिसमें मुल्क और कौम की सलामती और भलाई के लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी होगी। इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि आप मेंबरान को हलाक करना चाहते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने हकलाते हुए कहा। X2 और उसके राज को बचाना है तो फिर हमें ये कड़वा घूंट भरना ही पड़ेगा। इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेंबरान को हकीकत का इल्म हो चुका है। अब वो किसी भी सूरत में मेरे साथ काम नहीं करेंगे। अगर वो किसी वजह से मेरे साथ काम करने पर आमादा हो भी गए तो इन सब पर X2 का जो रोब और दबदबा है वो सब ख़त्म हो जाएगा, और X2 को किसी भी सूरत में सीरियस नहीं लेंगे, और वो पहले ही मुझसे इख्तलाफ रखते हैं। X2 की हकीकत खुलने पर उनके इख्तलाफ खुलकर सामने आ जाएंगे और फिर वो वही करेंगे जो उनका दिल चाहेगा। X2 के अहकामात को हवा में उड़ाना उनके लिए आसान होगा। इनके अंदर से X2 का डर और खौफ निकल जाएगा। फिर वो इस अंदाज में काम नहीं करेंगे जिस अंदाज में वो करते आए हैं। इनके लिए ये बात इंतहाई तलख होगी कि एक मस्खरा और लाउबाली इंसान ही उनका चीफ है, जिसने बरसों से उन सब से ये राज छुपा रखा है। उनके दिलों में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने इन सब पर एतमार नहीं किया था, इसलिए अब वो मेरी किसी भी बात पर एतबार नहीं करेंगे। इसलिए उनका मेरे साथ इस अंदाज में काम करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं ही चीफ हूँ। इन सबसे बालातर मेरे लिए पाकिस्तान का आइन है, जिसकी रूगिरदानी करने वाला गद्दार होता है, और आइन के तहत X2 के लिए जो कानून बना है इसमें यही लिखा गया है कि X2 का राज चाहने वाला जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो इस मुल्क का सदर ही क्यों ना हो। इमरान ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, आइन की पासदारी करना हम सबका फ़र्ज़ है, लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने कहना चाहा, आइन की पासदारी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। इसमें किसी लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे तुम? इमरान ने कुर्रा कर कहा। लेकिन तमाम मेंबरान को हलाक करना कहाँ की दानिशमंदी है, सर सुल्तान ने कहा। इस मुल्क का आइन इनसे कुर्बानी मांग रहा है सर सुल्तान साहब। उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया वो मुल्क और कौम की हिफाजत और आइन की बालादस्ती कायम रखने के लिए किया है, जो इनके फ़राइज़ में शामिल है, और इसी आइन के तहत उन्हें इस हकीकत का भी सामना करना पड़ेगा कि X2 का राज जानकर वो मुल्क और कौम की भलाई के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दें। इमरान ने उसी तरह तलख लहजे में कहा। क्या आइन में इनके लिए मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं? ब्लैक ज़ीरो ने बुझे बुझे लहजे में कहा।
नहीं, आइन में ऐसी कोई शिक नहीं है कि X2 का राज चाहने वाला दूसरा सांस ले सके। इमरान ने कहा, ऐसा भी तो किया जा सकता है कि उन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए और इनसे हलफ लिया जाए कि वो X2 का राज में ज़िंदगी में कभी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे और वो पाकिस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे। सर सुल्तान ने मेंबरान के हक में बात करते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो पाकिस्तान के आइन का सबसे बड़ा आइन शिकन मैं ही बन जाऊंगा कि उन्हें खामोशी से स्पेस देकर पाकिस्तान से कहीं और भिजवा दूं। आई एम सॉरी सुल्तान, X2 अपने मुल्क से किसी भी सूरत में गद्दारी नहीं करना चाहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ ही भी क्यों ना करना पड़े। इमरान ने करख्त लहजे में कहा, इनका ब्रेन भी वो तो वॉश किया जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो सर सुल्तान की आंखों में यकलक चमक उभर आई। ताहिर ठीक कह रहा है, तुम चाहो तो उनका ब्रेन वॉश कर सकते हो, उनके दिमागों में ये सब कुछ हज़फ कर सकते हो कि वो सब X2 का राज जान चुके हैं। सर सुल्तान ने कहा, यह सब मुमकिन तो है लेकिन इसमें भी बहुत सी कबाहतें हैं। इमरान ने कहा, ऐसी कबाहतें? ब्लैक ज़ीरो और सर सुल्तान ने चौंक कर एक साथ कहा, बाज़ अहम मुल्की मफादात के सिलसिले में पहले ही उनके माइंड लॉक्ड कर चुका हूं। अगर मैं उनके ब्रेन वॉश करने की कोशिश की तो इन सबको या चंद एक को माइंड मुकम्मल तौर पर अंधेरों में डूब जाएगा या फिर उन्हें तवील मुद्दत के लिए बेहोश रहना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें होश आया तो इनमें से चंद हमेशा के लिए या तो कुव्वत बिनाई से महरूम हो जाएंगे या फिर उनके माइंड इस कदर कमज़ोर हो जाएंगे कि वो सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहेंगे। जिंदा होने के बावजूद उनकी हालात जहालत जैसी हो कि इससे तो यही बेहतर है कि उन्हें ज़िंदगी से छुटकारा दे दिया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि मैं इन पर एक एक करके अमल कर सकता हूं, एक साथ नहीं, और हर एक पर अमल करने के लिए मुझे अपनी दिमागी कंडीशन भी दुरुस्त रखना होगी, जिसके लिए मुझे तवील वक्फे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके माइंड से ये सब कुछ निकालने के लिए मुझे इनके माइंड की गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए मुझे इसके लिए अपनी पूरी दिमागी कुव्वत लगानी पड़ेगी, जिससे जाहिर है मेरा दिमाग पर असर पड़ सकता है जो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। मुझे इसकी बात की परवाह नहीं कि मुझे क्या नुकसान होगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह हो सकता है कि मेरी दिमागी कुव्वत एक या दो अफराद पर ही कार कर रहे, उसके बाद खुद ही दिमागी तौर पर कमज़ोर हो जाऊं। ऐसी सूरत में बाकी मेंबरान का क्या होगा? अब जाहिर है हम इतने वक्त के लिए तो इन्हें अपनी हिरासत में नहीं रख सकते और ना ही उनके माइंड किसी और स्पेशलिस्ट से क्लियर करा सकते हैं। ये सब मुझे ही करना होगा और अगर मुझ समेत तमाम मेंबरान ही बिस्तरों पर पड़ गए तो तुम अकेले क्या करोगे? गैर मुल्की एजेंसियां अगर पाकिस्तान में मुतहरिक हो गई तो तुम्हारे अकेले के लिए इनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान ने कहा, मतलब ये कि मेंबरान को जिंदा छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे वाकई ही कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान ने कहा, आप कुछ वक्त दें, हो सकता है इस मसले का कोई हल निकल आए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वक्त की कोई कैद नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। X2 का राज फाश होने की वजह से उन्हें बहरहाल मरना ही पड़ेगा। ये फैसला मैं X2 के तौर पर तो कर सकता हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं और आप दोनों की तरह वो सब मेरे भी प्यारे हैं और मैं बतौर इंसान, एक दोस्त और एक कुलीग की हैसियत से इन पर गन उठाऊं, ये मेरे लिए नामुमकिन है, कतई नामुमकिन। इमरान ने कहा, तुम एक बार मेरी मौजूदगी में मेंबरान को यहाँ बुलाकर इनसे बात तो करो। हो सकता है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा ना हो और ख़ुद ही इस बात को नज़रअंदाज कर दें। ये X2 कोई भी हो, उन्हें तो सिर्फ मुल्क कौम की भलाई के लिए काम करना है। सर सुल्तान ने एक और राह दिखाते हुए कहा, मैं आपके सामने इनसे बात करने से नहीं हिचकिचाऊँगा, लेकिन मैं इन सबको जानता हूँ। वो मेरी सरबराही में काम करने के लिए राज़ी भी हो जाएंगे, लेकिन आप आइन को क्यों भूल रहे हैं? क्या आप मुझे आइन शिकन बनाना चाहते हैं? इमरान ने गुस्सेले लहजे में कहा तो सर सुल्तान ने एक बार फिर होंठ भींच लिए। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो फिर इसका एक ही हल है। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान और ब्लैक ज़ीरो चौंक कर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। कौन सा हल है, बताओ? सर सुल्तान ने बेचैनी से कहा, यह कि मैं X2 के ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं और अपनी जगह मेंबरान में से किसी को X2 बना दूं। ये उनकी मर्जी होगी कि वो ब्लैक ज़ीरो को ही अपना चीफ एक्सपेक्ट कर ले, वरना जैसा हाल उनका दिल चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, ना X2 की हैसियत से और ना ही फ्रीलांसर के तौर पर। इमरान ने फैसला कुन लहजे में कहा, यह कैसे हो सकता है कि तुम काम ना करो? तुम्हारे बगैर तो सीक्रेट सर्विस अधूरी रह जाएगी। सर सुल्तान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सब तरबियत याफ्ता और मुहब्बे वतन हैं, सब इंतहाई खूबियों के मालिक हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी X2 के मनसब को आसानी से संभाल सकता है। इमरान ने कहा, ये इस मसले का हल नहीं है, कुछ और सोचो। सर सुल्तान ने सर झटक कर कहा, और मैं क्या सोच सकता हूँ? मेरी सारी सोच तो आइन की पासदारी पर ही ख़त्म हो जाती है।
इमरान एक तवील सांस लेते हुए कहा, तुम एक बार नहीं यहाँ उन्हें बुलाओ तो सही, मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। सर सुल्तान ने कहा। क्या बात करेंगे आप? इमरान ने कहा। तुम बुलाओ, फिर उनसे मैं जो बातें करूँगा वो तुम भी सुन लेना, और कुछ नहीं तो मेरे बड़े होने के नाते मेरी ये दरख्वास्त तो तुम मान ही सकते हो। सर सुल्तान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अगर उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया तो फिर? इमरान ने कहा तो सर सुल्तान के साथ ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या वो X2 के हुक्म पर यहाँ नहीं आएंगे? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। किस X2 के हुक्म पर? इस अहमक और मसखरे X2 के हुक्म पर, या इस X2 के हुक्म पर जो 7 परतों में छुपा हुआ था? इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। जो भी है, तुम इनसे एक बार बात करो, अगर वो ना माने तो फिर उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ बुलाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें इन सबको गिरफ्तार करके यहाँ लाना पड़े। लाओ, मैं एक बार उनसे ज़रूर बात करना चाहता हूँ। सर सुल्तान ने होठ चबाते हुए इस बार कतरे सख्त लहजे में कहा। ये आप X2 से इस लहजे में बात कर रहे हैं? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मैं अपने बेटे इमरान से कह रहा हूं। सर सुल्तान ने फौरन संभलते हुए कहा। ठीक है, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूं, अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना उन्हें मौत की सजा देने के लिए यहाँ लाना तो है, इसलिए उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए उठवाना पड़ेगा, वरना वो शायद ही यहाँ आए। इमरान एक बार फिर सख्त लहजे में कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर और इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। हाँ, तुम जूलिया से बात करो, अगर वो तमाम मेंबरान के साथ यहाँ आती है तो ठीक है, वरना कर्नल शुजात से बात करो और मेंबरान के पते ठिकाने बताकर उसे एक्शन कराओ कि वो मेंबरान को फौरी तौर पर हिरासत में ले लें। कर्नल शुजात को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे किसके खिलाफ एक्शन कराया जा रहा है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने थके थके अंदाज में असबात में सर हिला दिया। लेकिन मेंबरान को क्या बताया जाएगा कि उन्हें किस लिए इस तरह हिरासत में लिया गया है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें बता दिया जाएगा कि उन्हें किस लिए हिरासत में लिया गया है। इमरान ने सर झटक कर कहा। क्या मैं उनके इंतजार में यहीं रुकूं? सर सुल्तान ने कहा। रुकना है तो रुक जाएं, और अगर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। मेंबरान आएंगे तो आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। इमरान ने स्मार्ट लहजे में कहा। ठीक है, मैं चलता हूं, जब मेंबरान आ जाए तो मुझे इत्तला दे देना, मैं फौरन यहाँ पहुंच जाऊंगा। सर सुल्तान ने उठते हुए कहा। ओके, तब तक मैं लेडी खोज से भी चंद बातें कर लूँ। इस सारे फसाद की जड़ वही है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना हमें 08 लेबॉर्ट्री जाने की नौबत ही ना आती और हमारा भरम रह जाता। लेकिन खैर, जो होना था हो गया, अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। इमरान ने कहा। फिर वो उठकर तेज तेज चलता हुआ मीटिंग रूम से निकलता चला गया। ब्लैक ज़ीरो भी थके थके अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। सर सुल्तान और ब्लैक ज़ीरो मायूस और थके हुए अंदाज में चलते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकलते चले गए। सीटा इंतहाई परेशानी के आलम में कमरे में टहल रही थी। उसने चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी को डराकर उसकी ज़बान खुलवा रही थी। इरशाद अब्बासी ने लेडी खोस के खौफ की वजह से उसे बता दिया था कि डॉक्टर जमशेद अब्बासी 08 लेबॉर्ट्री में काम करता है। इरशाद अब्बासी ने चूंकि उसकी मौजूदगी में सर सुल्तान को कॉल की थी, इसलिए सारी हकीकत पता चलते ही सीटा ने, जो रीटा की जगह इरशाद अब्बासी के पास काम के लिए आई थी, फ़ोन करके रीटा को भी सारी तफसील बता दी थी। उसने रीटा से कहा था कि इरशाद अब्बासी के कहने के मुताबिक सर सुल्तान ये पता लगाने के लिए 08 लेबॉर्ट्री जा सकते हैं कि वहां ब्लैक क्रिस्टल और डॉक्टर जमशेद अब्बासी महफूज हैं या नहीं। इसलिए वो सारे काम छोड़कर फौरन सर सुल्तान के पास पहुंच जाए, और जैसे ही सर सुल्तान 08 लेबॉर्ट्री जाने के लिए निकलें, उनके साथ ही गैबी हालत में वहां चली जाए और फिर 08 लेबॉर्ट्री में जाकर डॉक्टर जमशेद अब्बासी से ब्लैक क्रिस्टल हासिल करे। फिर फ्लैट में एक बार उससे रीटा की कॉल मौसूल हुई थी, जिसने उसे बताया था कि उसकी इत्तला के मुताबिक वाकई ही सर सुल्तान फौरी तौर पर 08 लेबॉर्ट्री रवाना हो गए हैं, ताकि वो वहाँ की हिफाजत का इंतजाम मज़ीद सख्त करा सकें और इस बात की तसल्ली कर सकेंगे कि 08 लेबॉर्ट्री में डॉक्टर जमशेद अब्बासी और ब्लैक क्रिस्टल महफूज है भी या नहीं। ये सुनकर सीटा बेहद खुश हुई कि इनका मिशन पाया तकमील तक पहुँचने वाला है। रीटा गैबी हालत में सर सुल्तान के साथ ही चली गई थी। सर सुल्तान जैसे ही 08 लेबॉर्ट्री में जाते, रीटा भी उनके हमरा लेबॉर्ट्री के अंदर पहुंच जाती और फिर गैबी हालत में उसके लिए लेबॉर्ट्री से ब्लैक क्रिस्टल हासिल करना कोई मुनासिब ना था। रीटा को सर सुल्तान के साथ गए काफ़ी देर हो चुकी थी। सीटा इंतहाई बेचैनी से रीटा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार रीटा से राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका किसी भी तरह रीटा से राब्ता नहीं हो रहा था। न ही रीटा ने उसे कॉल करके बताया था कि वो अपने मकसद में कामयाब हुई भी है या नहीं। 4 घंटों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था और रीटा की कोई खबर नहीं थी, जिसकी वजह से सीटा की परेशानी में कई गुना इजाफा हो चुका था। आखिर मसला है क्या?
रीटा इतना वक्त क्यों लगा रही है? उसने तो कहा था कि वो सर सुल्तान के साथ 08 लेबॉर्ट्री जाने के लिए रवाना हो चुकी है। 08 लेबॉर्ट्री शुमाली पहाड़ों में है और वहां तक पहुंचने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। उसके बाद उन्हें लेबॉर्ट्री के अंदर जाना था और फिर रीटा वहां से ब्लैक क्रिस्टल हासिल करके सीधी यहीं आने वाली थी। अगर उसे ज़्यादा वक्त लगता भी तो इसलिए वो 2 घंटे बहुत थे, लेकिन अब तो 4 घंटे गुजर चुके हैं और मेरा इससे राब्ता भी नहीं हो रहा। आखिर क्यों? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए, सीटा ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने एक बार फिर स्पेशल वॉच पर रीटा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन रीटा की स्पेशल वॉच ऑफ थी। अब मैं क्या करूं? क्या मैं रीटा का इंतज़ार करूं या फिर इसकी तलाश में शुमाली पहाड़ियों की तरफ मैं खुद भी जाऊं? हो सकता है कि रीटा किस मुश्किल में हो और वो वहां मेरा इंतज़ार कर रही हो, सीटा ने कहा। वो काफ़ी देर सोचती रही, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। रीटा ने उसे फ्लैट में ही रहने का कहा था और सीटा सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि वो रीटा की तलाश में शुमाली पहाड़ियों में भटकती रहे, उसके पीछे रीटा वापस फ्लैट में पहुंच जाए, उसे वहां ना पाकर वो भी परेशान हो जाए। मुझे 1 घंटा और इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि रीटा अभी लेबॉर्ट्री में हो और डॉक्टर जमशेद किसी वजह से अभी तक ब्लैक क्रिस्टल सर सुल्तान के सामने ना लाया हो। अपने तौर पर तो जाहिर है रीटा के लिए लेबॉर्ट्री में ब्लैक क्रिस्टल तलाश करना मुश्किल हो सकता है, उसे वक्त भी लग सकता है, सीटा ने कहा। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि अचानक कॉल बेल बज उठी थी। वो बेइख्तियार चौंक पड़ी। ओह, शायद रीटा वापस आ गई। गुड शो। अब मुझे उसे ट्रेस करने में ख्वामखा वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, सीटा ने मुसरत भरे लहजे में कहा। उसने कलाई पर बंधा हुआ गैजेट उतार कर मेज पर रखा और फिर सारा सामान साइड पर रखकर वो उठ खड़ी हुई और फिर तेज तेज चलती हुई बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। उसने बगैर कोई बात किए लॉक खोला और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बेइख्तियार चौंक पड़ा। दरवाजे पर रीटा की बजाय एक नौजवान लड़की और 3 मजबूत और कसरती जिस्म के मालिक नौजवान दिखाई दे रहे थे। मिस रीटा, लड़की ने सीटा की तरफ गौर से देखते हुए कहा। इन सब की नजरें इस पर जमी हुई थी जिस पर वो उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? सीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो चारों इसके लिए नाआशना थे। अपना तारुफ हम आपको बाद में कराएंगे, क्या हम अंदर आकर आपसे चंद बातें कर सकते हैं? लड़की ने बड़े शाइस्ता लहजे में कहा। क्या बात करनी है आपको? सीटा ने झुटक कर कहा। अंदर चलें, फिर आराम से बात करते हैं, लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मैं किसी अजनबी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकती, सॉरी, सीटा ने इस बार स्पार्ट लहजे में कहा। ओके, आप कहें तो ये तीनों यहीं रुक जाएं, मैं तो अंदर आ सकती हूं, लड़की ने कहा। नहीं, मैंने कहा है ना कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। आपको जो बात करनी है यहीं करें, सीटा ने उसी अंदाज में कहा। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ के लिए काम करती हैं, लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो और तुम हो कौन? सीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक स्पेशल क्राइम ब्रांच से है और मैं DCP हूँ। मेरा नाम रुबाना खान है, लड़की ने कहा। स्पेशल क्राइम ब्रांच? लेकिन आप यहाँ क्यों आई हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? सीटा ने इस बार कदरे परेशान लहजे में कहा। उसकी परेशानी की वजह वो सामान था जो कमरे में ओपन छोड़ आई थी। अगर वो इन सबको अंदर ले आती तो सारा सामान और स्पेशल गैजेट उनकी नज़रों में आ जाता। वो नहीं चाहती थी। आप अंदर आने दें तो एतमीनान से बात हो जाती, लेकिन आप शायद डर रही हैं कि हम डाकू या चोर ना हो, इसलिए आपसे हम यही बात कर रहे हैं। आप ये बात बताएं कि सुबह 10 बजे से 12 बजे के दरमियान आप कहाँ गई थी? रुबाना खान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं ऑफिस में थी और अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। क्यों? सीटा ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या आप जानती हैं पाकिस्तान डेली न्यूज़ के चीफ एडिटर मिस्टर इरशाद अब्बासी को कत्ल कर दिया गया है? रुबाना खान ने कहा तो सीटा बुरी तरह से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात फैल गए। सर इरशाद अब्बासी कत्ल हो गए हैं? ये आप क्या कह रही हैं? सीटा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, हम वहाँ तहकीकात करके आए हैं। स्टाफ से हमारी बातचीत हुई है। स्टाफ के कहने के मुताबिक 10 से 12 तक आप इरशाद अब्बासी के कैबिन में ही थी और फिर कैबिन से आप निकलकर बाहर चली गई थी। आपके जाने के बाद जब इरशाद अब्बासी का मुलाजिम उन्हें काफ़ी सर्व करने गया तो इरशाद अब्बासी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका सर मेज़ पर गिरा हुआ था। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। मुलाजिम, जिसका नाम नफीस है, ने इरशाद अब्बासी को आवाज़ें दी, लेकिन इरशाद अब्बासी के जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो उसने स्टाफ के चंद अफराद को अंदर बुला लिया। उन्होंने जब इरशाद अब्बासी को चेक किया तो इरशाद अब्बासी की ना नब्ज़ चल रही थी और ना ही उसका सांस, और उसका दिल भी रुक चुका था। स्टाफ के एक मेंबर ने फौरी तौर पर करीबी डॉक्टर को बुलाया, जिसने इस बात की तस्दीक कर दी कि इरशाद अब्बासी हलाक हो चुका है। इरशाद अब्बासी की गर्दन पर एक छोटा सा निशान था, जिसे देखकर हमें अंदाजा हुआ कि उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाया गया है। हमें एक खाली सुरंज इरशाद अब्बासी की डस्टबिन में मिल गई, जिसे हमने अपने कब्जे में ले लिया है। हमने सुरंज फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दी है। जब रिपोर्ट आएगी तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सुरंज में कौन सा इंजेक्शन था।
تھا اور اس پر کس کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ چونکہ ارشاد عباسی کے ساتھ آخری وقت میں آپ تھی، اس لیے اسٹاف نے واضح طور پر کہا ہے کہ ارشاد عباسی کی ہلاکت میں آپ کا ہاتھ ہے۔ روحانہ خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب بکواس ہے، میں نے سر کو کوئی انجیکشن نہیں لگایا اور نہ ہی میرا ان سب باتوں سے کوئی تعلق ہے۔ آپ کو یقیناً میرے بارے میں غلط معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جب میں سر ارشاد عباسی کے دفتر سے نکلی تھی تو وہ بالکل ٹھیک تھا، سیٹا نے غصے لہجے میں کہا۔ البتہ دل ہی دل میں وہ حیران ضرور ہو رہی تھی کہ اس نے ارشاد عباسی کو بائلم انجیکشن لگایا تھا، جس سے انسانی جسم اکڑ جاتا ہے، اس پر طویل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوتا۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بائلم انجیکشن لگنے کے بعد ارشاد عباسی ہلاک ہو گیا ہو؟ سوری مس ریٹا، ہمارے پاس آپ کے خلاف کمپلین ہے، اس لیے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس بار روحانہ خان نے بڑے سخت لہجے میں کہا تو سیٹا پہ اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں قانون جانتی ہوں، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اریسٹ وارنٹ دکھائیں، اور وارنٹ کے بغیر آپ میرے فلیٹ میں بھی نہیں آ سکتے، سیٹا نے غصے لہجے میں کہا۔ آپ کا اریسٹ وارنٹ ہم ساتھ لائے ہیں مس ریٹا، ایک نوجوان نے کہا۔ دکھائیں، سیٹا نے قدرے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پیچھے فرش پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، روحانہ خان اور اس کے ساتھی تیزی سے اندر داخل ہوئے اور اندر آتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ روحانہ خان نے سیٹا کے پیٹ پہ زوردار لات ماری تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، سیٹا نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ ساکت ہو گئی۔ روحانہ خان اور اس کے ساتھیوں نے یکلخت مشین پسٹل نکال کر اس کی طرف کر لیے تھے۔ روحانہ خان کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا، جبکہ باقی افراد کے ہاتھوں میں موجود مشین پسٹل سادہ تھے۔ چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ ورنہ تمہیں یہیں گولی مار دی جائے گی، روحانہ خان نے اس بار غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور سیٹا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں، میں آپ کے خلاف اعلیٰ حکام کو شکایت کروں گی۔ میں کرائم رپورٹر ہوں اور کرائم رپورٹر کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے کو بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، سیٹا نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ ہم ہر طرح کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں مس ریٹا، آپ میں تم سے جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہارا انجام واقعی بھیانک ہوگا، روحانہ خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس کی گراہٹ بھرا لہجہ سن کر سیٹا نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا، تم نے ارشاد عباسی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ روحانہ خان نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم خواہ خواہ مجھ پر شک کر رہی ہو، سیٹا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہیں مس ریٹا، تم نے ارشاد عباسی کو انجیکشن لگایا اور پھر تم وہاں سے نکل کر سینٹرل جیل کی طرف روانہ ہو گئی، تم نے اپنی کار سینٹرل جیل کے عقب میں روکی تھی اور پھر تم اچانک جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد تم دوبارہ ان جھاڑیوں سے برآمد ہوئی اور پھر تم دوبارہ اپنی کار میں سوار ہو کر یہاں پہنچ گئی۔ ہم نے سینٹرل جیل کی انتظامیہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ سینٹرل جیل کے ایک اہم اور خطرناک قیدی کو بھی اس انداز میں ہلاک کیا گیا ہے جس طرح ارشاد عباسی کو ہلاک کیا گیا تھا، اس کی گردن پر بھی زہریلا انجیکشن لگایا گیا ہے جس سے وہ قیدی بھی فوری طور پر ہلاک ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارا تعاقب کیا اور پھر ہم نے جب نیچے موجود تمہاری کار کی تلاشی لی تو ہمیں کار میں ویسا ہی ایک سرنج مل گیا جیسا ارشاد عباسی کے دفتر کی ڈسٹ بن سے ملا تھا۔ اس سرنج کا محلول بھی پہلے سرنج میں موجود محلول جیسا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ارشاد عباسی اور سینٹرل جیل کے قیدی پروفیسر کاشف جلیل کی ہلاکت میں تمہارا ہاتھ ہے، روحانہ خان نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر سیٹا بری طرح سے اچھل پڑی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انکل ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن کیسے؟ میں نے تو انہیں، سیٹا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور پھر وہ اچانک بولتے بولتے خاموش ہو گئی، جیسے اس سے اچانک یاد آ گیا ہو کہ وہ کیا بولنے جا رہی ہے۔ گڈ شو، تم پروفیسر کاشف جلیل تمہارے انکل ہیں، روحانہ خان نے اچانک مسکراتے ہوئے کہا تو سیٹا کے یکلخت رنگ اڑ گیا۔ نہیں، میری زبان پھسل گئی تھی، سیٹا نے فوراً خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جب زبان پھسلتی ہے تبھی منہ سے سچ نکلتا ہے مس ریٹا، بہرحال اب بتاؤ کہ تمہارا اصل نام کیا ہے اور تم پروفیسر کاشف جلیل کی کیا لگتی ہو؟ روحانہ خان نے پوچھا تو سیٹا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم تینوں جاؤ اور اس فلیٹ کے ایک ایک انچ کا بغور جائزہ لو، مجھے یقین ہے کہ یہاں ایسا ضرور کچھ ملے گا جو مس ریٹا کو لیڈی گھوسٹ ثابت کر دے گا، روحانہ خان نے کہا، اور لیڈی گھوسٹ کا سن کر سیٹا بری طرح سے اچھل پڑی۔ لیڈی گھوسٹ؟ کیا مطلب؟ سیٹا نے بڑے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ تم ہی وہ چور لیڈی گھوسٹ ہو جس نے پاک ایشیا میں ادھم مچا رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس پروفیسر کاشف جلیل کا کوئی خاص سائنسی آلہ ہے جس کی مدد سے تم غائب ہو جاتی ہو پھر اپنی کاروائیاں کرتی ہو۔ تم نے اس سائنسی آلے کا استعمال کرتے ہوئے پروفیسر کاشف جلیل کو بھی ہلاک کیا ہے، کیونکہ ہمیں سینٹرل انٹیلیجنس کے اس حصے سے ایسے بہت سے نشانات ملے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم نے سائنسی آلے کا استعمال کیا اور غائب ہو کر سینٹرل جیل پہنچ گئی، اور پھر تم نے وہاں جاتے ہی پروفیسر کاشف جلیل کو قتل کر دیا۔
बोलो ये सच है या नहीं? रुबाना खान ने कहा, नहीं ये झूठ है, मैंने अंकल को कत्ल नहीं किया। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खबरदार रुक जाओ, मेरी इजाज़त के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ। सीटा ने पहले रुबाना खान से कहा, फिर उसने तीनों मर्दों को अंदर जाते देखा तो वो बुरी तरह से भड़क उठी और उछलकर उनके सामने आ गई। हट जाओ रीटा हमारे सामने से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, रुबाना खान ने चीखते हुए कहा। मार दो लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, सीटा ने चीखते हुए कहा और फिर वो अचानक पलटी और बिजली की सी तेजी से भागती हुई एक कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। पकड़ो इसे, अगर वो कमरे में चली गई तो गायब हो जाएगी, रुबाना खान ने चीखते हुए कहा। तो इसके तीनों साथी तेजी से सीटा के पीछे लपके, लेकिन इतनी देर में होना तकरीबन उड़ती हुई कमरे में पहुंच गई थी और कमरे में जाते ही उसने दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। बाहर मौजूद रुबाना खान और उसके साथी बुरी तरह से चीख रहे थे, वो दरवाजे पर ठोकरे मार रहे थे, लेकिन सीटा बगैर रुके तेजी से मेज की तरफ बढ़ी और उसने मेज पर पड़ा हुआ स्पेशल गैजेट उठाया और अपनी कलाई पर बांधना शुरू कर दिया। बाहर मौजूद अफराद जोर जोर से दरवाजा तोड़ने के लिए टकरे मार रहे थे। सीटा ने कलाई पर गैजेट बांधते ही मेज पर पड़ी हुई सारी चीजें उठाई, उन्हें लेकर मुल्हिका कमरे की तरफ दौड़ती चली गई। कमरे में आते ही उसने सारी चीजें एक अलमारी के खुफिया खाने में छुपा दी, फिर उसने अलमारी बंद करके उसे लॉक लगा दिया। उसी लम्हे उसे बैरूनी दरवाजा टूटने की आवाज सुनाई थी। अब तुम मुझे ढूंढते रह जाओगे, सीटा ने नफरत भरे लहजे में कहा और साथ ही उसने तेजी से कलाई पर बंधे हुए स्पेशल गैजेट के चंद बटन प्रेस किए और फिर एक रेड बटन प्रेस कर दिया। रेड बटन प्रेस होते ही बिजली की लहरें सी इसके जिस्म पर चमकी और वो गायब होती चली गई। जैसे ही वो गायब हुई उसी लम्हे रुबाना और उसके तीनों साथी छलांगे लगाकर इस कमरे में आ गए और फिर कमरा खाली देखकर वो अपनी जगहों पर ठटक गए। ये कहाँ गायब हो गई? एक नौजवान ने चारों तरफ देखते हुए कहा। उन्हें हैरत सदा देखकर सीटा ने होठों पर बेइख्तियार तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। वो यहीं कहीं होगी, ढूंढो इसे जल्दी, रुबाना खान ने चीखते हुए कहा और वो चारों मशीन पिस्टल लिए कमरे में फैल गए। सीटा ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजरें साइड पर पड़ी लोहे की एक सिलाख पर पड़ी। वो तेजी से आगे बढ़ी, उसने लोहे की सिलाख उठा ली, सिलाख उसके हाथों में आते ही गायब हो गई। उसी लम्हे एक आदमी तेज तेज चलता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ा। उसे अलमारी की तरफ आते देखकर सीटा होशियार हो गई। उसने सिलाख को दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर कर लिया कि जैसे ही नौजवान अलमारी के पास आएगा वो इस पर हमला कर देगी, लेकिन वो आदमी आगे आकर अलमारी से कुछ फासले पर रुक गया। उसने अचानक जेब से एक चश्मा निकालकर आंखों में लगा दिया। चश्मे के शीशे कलर थे और सुर्ख रंग के थे। उसे आंखों पर चश्मा लगाते देखकर सीटा चौंक पड़ी। चश्मा लगाते ही नौजवान चौंक कर इस तरफ देखने लगा जहां सीटा गैबी हालत में खड़ी थी। उसी लम्हे के लिए सीटा को यूं महसूस हुआ जैसे इस आदमी की नजरें सुर्ख शीशे वाले चश्मे के पीछे से उसे देख रही हूं, लेकिन वो आदमी अचानक मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ रुबाना खान की तरफ बढ़ता चला गया। उसने रुबाना खान के कान में न जाने क्या कहा कि रुबाना पूरी तरह से चौंक पड़ी और फिर ये देखकर सीटा बुरी तरह से चौंक पड़ी कि रुबाना खान ने भी फौरन जेब से सुर्ख शीशों वाला चश्मा निकालकर आंखों पर लगा लिया और वो मुड़कर इस तरफ देखने लगी जहां सीटा मौजूद थी। सीटा को इस बार रुबाना खान की आंखें खुद को घूरती हुई दिखाई दी। रेड ग्लासेस के चश्मे लगा लो, वो यही मौजूद है, रुबाना खान ने कहा तो सीटा के चेहरे पर शदीद हैरत आने लगी। बाकी दो अफराद ने भी फौरन जेबों से सुर्ख शीशों वाले चश्मे निकाले और आंखों पर लगा लिए और फिर वो सब मुड़कर इस तरफ देखने लगे। गुड शो, तो तुम यहाँ हो, रुबाना खान ने मुस्कुराते हुए कहा और मशीन पिस्टल हाथ में लिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका अंदाज बता रहा था कि वो सीटा को बखूबी देख रही है। सीटा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसने सख्ती से होंठ भींच लिए। उसने सोचा कि हो सकता है कि रुबाना खान और उसके साथी उसे डॉज देने की कोशिश कर रहे हों और वो जानबूझकर इस पर यह जाहिर कर रहे हों कि वो उसे देख सकते हैं। सीटा ने सलाख मजीद बुलंद की और तेजी से रुबाना खान की तरफ बढ़ी। अब इसने 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक रुबाना खान के साइलेंस से लगे मशीन पिस्टल से ठक की आवाज निकली और सीटा बुरी तरह से चीखती हुई लड़खड़ाकर पीछे हटती चली गई। रुबाना खान ने उसके हाथ में मौजूद सिलाख का निशाना लिया था जो जोरदार झटके से उसके हाथ से निकलकर पीछे जा गिरी थी। क्या मतलब, क्या तुम सचमुच मुझे देख सकती हो? सीटा ने उसी बुरी तरह से चीखते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.